वेलकम गाइस। सो आज हम करने जा रहे हैं द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास 10th का ये टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 10 से लिया गया है और हिस्ट्री से लिया गया है सब्जेक्ट। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चार्ल्क स्टडी, तो ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊं इन फ्यूचर। तो देखिए, जो नेशनलिज्म, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मतलब क्या, मतलब नेशनलिज्म को कैसे बने, यूरोप में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, कैसे जो है जो अलग अलग डाइवर्सिटी की सोसाइटी थी वो कैसे एक यूनाइट हुई, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके जो है और भी इसके पार्ट हैं आगे, वो आपको बनाऊंगा मैं बाद में। देखते हैं कि तो जो उस समय का यूरोप जो था वो काफ़ी सोसाइटी में डिवाइड था, उसकी जो है बहुत ही डाइवर्सिटी थी उस सोसाइटी में। ड्यूरिंग द मोनार्ची सिस्टम देयर वर डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। तो मोनार्ची सिस्टम जो था, जब राजा का शासन था, ल्यूई 16 का जो शासन था, उससे पहले भी जो राजा हुए रूलर्स, तो बहुत ही सोसाइटी में डाइवर्सिटी थी कह सकते हैं। तो हम सोच भी नहीं सकते कैसे उसमें यूनिटी आ सकती है, लेकिन जो है वहाँ के लोग जो थे उन्होंने ये करके दिखाया। स्पेशली ये मिडिल क्लास की सहायता से इसमें यूनिटी आई, और वो वर्किंग क्लास की जो हम पढ़ेंगे बाद में। तो देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे डाइवर्सिटी थी, कैसे वो फॉलो कर रहे थे अलग अलग कस्टम्स को, अलग अलग रूल्स को। तो एक देखते हैं हैब्सबर्ग। तो हैब्सबर्ग एक एम्पायर है, इसके फाउंडर जो है वो रुडोल्फ वॉन हैब्सबर्ग है। इसके रुडोल्फ वॉन हैब्सबर्ग, इनने इसको एम्पायर को बनाया था, हैब्सबर्ग एम्पायर को। तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो था एक किंगडम कह सकते हैं, एक स्वराज्य कह सकते, किंगडम कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या था कि जो रूलर्स था, जो जैसे कि रूलर होते हैं, उनकी एक टेरिटरी होती है, अपने क्षेत्र होते हैं, उसको जो है वो बढ़ाते रहते हैं, उसकी सीमाएं दूसरे देश के सीमा से जोड़ लेते हैं और वहां पे कब्जा कर लेते हैं। अपने कॉन्टिनेंट, अपने टेरिटरीज को जो है आगे बढ़ाने के लिए वो इसीलिए लड़ाई लड़ते हैं, वार्स होते हैं। तो ऐसे ही हैब्सबर्ग एम्पायर भी था, तो वो अलग अलग स्टेट्स को ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत ही लड़ाइयाँ वो लड़ता था। तो इसमें जो है डाइवर्सिटी कहाँ से आई, इसका मतलब ये डाइवर्सिटी में कैसा आया मीनिंग। तो डाइवर्सिटी लोगों में ऐसे आई इस एम्पायर से कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो दिन ब दिन जो है लड़ाई करता था, दंगे फसाद होते थे। तो वो जो अपनी टेरिटरी बढ़ाता था ना, तो वो कभी अपनी किसी स्टेट की दूसरे स्टेट को अपने साथ जोड़ लेता था। तो उस जो दूसरे स्टेट को जो अपने साथ उसने जोड़ा, तो उस स्टेट के जो लोग थे उसे भी उसकी टेरिटरी के ही रूल्स या कस्टम्स या लैंग्वेज जो है फॉलो करने पड़ते थे। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जैसे कि इंडिया है अपना, तो इंडिया और नेपाल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए कि इंडिया ने नेपाल पर कब्जा कर लिया या उसकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, कंट्रोल में है अपने इंडिया के नेपाल। तो अब जो नेपाल के लोग हैं तो उन्हें जो है इंडिया की कस्टम को भी फॉलो करना पड़ेगा, इंडिया की लैंग्वेज जो है फॉलो बोलनी पड़ेगी, इंडिया के कल्चर ऑल्सो फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज दे सर्वाइव ऑन द, दे डिपेंड ऑन इंडिया ऑल फॉर देयर सर्वाइवल। यस, तो ये इस तरीके से आपकी बुक में जो है, हमारी हिस्ट्री की बुक में 3 एग्जाम्पल दिए हैं। तो मैंने जो है हैब्सबर्ग एम्पायर का सही समझा एग्जाम्पल, तो मैंने आपको वो समझा दिया। बाकी अपने बुक में देख लीजिए, वो 2 और एग्जाम्पल्स हैं। और उसके बाद देखते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी जो थी वो कैसी थी, कितने पार्ट थे उसमें, कैसे डिवाइड थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, वो देखते हैं यहाँ पे। तो सोसाइटी जो थी, तो पहली सोसाइटी जो आती है वो एरिस्टोक्रेसी क्लास आती है। एरिस्टोक्रेसी ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब है, मतलब कि जो लोग जो होते हैं, जो अपने फोर फादर से जो प्रॉपर्टीज गेन करते हैं, प्रॉपर्टीज हो गई, लैंड हो गई, पावर हो गई, तो वो एरिस्टोक्रेसी लोग कहलाते हैं, जो अपने फोर फादर से प्रॉपर्टीज, लैंड, फादर, जो भी मनी है वगैरह, तो वो अपने फोर फादर से, जब वो एंसेस्टर से अपने ऑक्यूपाई करते हैं, तो उन्हें जो है एरिस्टोक्रेसी क्लास कहते हैं। मतलब जो है फ्री में उन्हें मिल जाती हैं ये सब चीज़ें, तो इन्हें एरिस्टोक्रेसी क्लास कहा गया। तो आपने 9th क्लास में देखा होगा कि जार निकोलास चैप्टर पढ़ा है रशियन रेवोल्यूशन में, तो वो भी एक एरिस्टोक्रेसी मोनार्ची था। उसने भी अपनी सारी टेरिटरी जो है अपने फोर फादर, एल्डर्स, एंसेस्टर से ली थी। तो इसे ही हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो देखिए इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैंने लिखी हैं। तो जनरली स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज जो है उस समय जो है बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती थी, कि जो है इसे जो है नोबल लोग ही जो है बस फॉलो कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है।
तो जो एरिस्टोक्रेसी थे वो अपने आप को नोबल समझते थे, क्योंकि उन पे जो है बहुत ही हाई पावर थी, हाई अथॉरिटी थी, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है फॉलो करते थे। सिंपल सी बात है। फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज, उनकी जो फैमिलीज होती थी तो वो जो है दूसरे की फैमिली, दूसरे की एरिस्टोक्रेसी फैमिली से वो कनेक्ट हो जाते थे बाय मैरिज। मतलब एक फैमिली जो है एरिस्टोक्रेसी की, वो दूसरी एरिस्टोक्रेसी फैमिली से वो मैरिज से कनेक्ट हो जाती थी। मतलब एक सन या डॉटर की मैरिज जो है दूसरे फैमिली के सन या डॉटर से करा दी जाती थी और वो फैमिली भी कनेक्ट हो जाती थी। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, जो लुईस 16 था वो कहाँ का था? फ्रांस का था। और जो उसकी वाइफ का नाम मैरी एंटोइनेट, वो कहाँ की थी? वो थी ऑस्ट्रिया की। अब देखा जाए तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया जो है अलग अलग थे, लेकिन जो है वो लुईस 16 ने मैरी एंटोइनेट से वाइफ उसकी शादी कर ली थी। तो उसमें जो है देखा जाए तो अब जो फ्रांस था और ऑस्ट्रिया था वो साथ हो गए थे। इसे ही हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी जो है फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज, जो है ऐसे कनेक्ट हो जाते थे। वो फैमिली क्या है, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट भी कनेक्ट कर देते, अलग कंट्री भी कनेक्ट कर सकते थे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो फ्रांस जो था और ऑस्ट्रिया जो था वो साथ में था। 9th में पढ़ा है आपने। तो यही जो है इसका क्या बेनिफिट है देखा जाए तो मैरिज का बेनिफिट तो बहुत इससे भी ज्यादा है। मैरिज तो हो ही रही है और भी उसके और फायदे हैं। तो देखिए, थर्ड है कि लैंड ओनिंग क्लास थी। हाँ, एरिस्टोक्रेसी जो है सिंपल सी बात है, लैंड ओनिंग क्लास थी। उसके फोर फादर से उसको लैंड मिली थी, टेरिटरीज मिली थी और प्रॉपर्टीज मिली थी। सबसे ज्यादा लैंड जो है एरिस्टोक्रेसी की ही होती थी। और फोर्थ है कि न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। इसकी बस ये डिसएडवांटेज है कि ये ज्यादा न्यूमेरिकली बिग ग्रुप में नहीं थे, छोटे ही कुछ टुकड़ियों में बटे थे, ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं, मतलब ज्यादा संख्या में ग्रुप नहीं था। एक दो नहीं, और थोड़े ऐसे कुछ कह सकते हैं कम ग्रुप थे उसके, ज्यादा ग्रुप नहीं थे। बस ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज आ गई। सेकेंड ग्रुप जो है पीजेंट्स का ग्रुप आया। पीजेंट जो है सभी जानते हैं किसान। सबसे ज्यादा तकलीफ तो इन्हें ही झेलनी पड़ती है, क्योंकि ये ज्यादा जो है एरिस्टोक्रेसी जो है जनरली देखा जाए तो हिस्ट्री में जो है इनके बारे में ज्यादा रिच नहीं माने जाते हैं। ये न ज्यादा उसमें एरिस्टोक्रेसी के मुकाबले ये बहुत ही अमीर नहीं है। तो देखा जाए इनकी कैरेक्टरिस्टिक दो बताई हैं कि मेजोरिटी इन पॉपुलेशन। हाँ, तो पीजेंट्स जो है वो मेजोरिटी इन पॉपुलेशन में है, इनकी संख्या ज्यादा है एरिस्टोक्रेसी के मुकाबले। ये स्मॉल ग्रुप में थे, ये लार्ज ग्रुप में थे। सेकंड देखा जाए पीजेंट कल्टिवेट द लैंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एज अ स्लेव। जो पीजेंट थे वो एरिस्टोक्रेसी की लैंड को कल्टिवेट करते थे एज अ स्लेव। तो इनके पास खुद की जमीन नहीं थी, तो ये एरिस्टोक्रेसी की लैंड को अपनी स्लेव मतलब मजदूर बनकर कल्टीवेट करते थे और उनको जो है वो भी कर्ज पर वो देते थे उनको। अब बात करते हैं थर्ड सोसाइटी जो थी हमारी, जो थी वर्किंग क्लास कहते हैं जिसे, और मिडिल क्लास भी कहते हैं। तो देखा जाए तो यूरोप में अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट बढ़ रहा था, तो अधिक से अधिक लोग जो है वर्किंग क्लास जो थी वो ज्वाइन कर रही थी, वो टाउन सिटीज़ में आ रही थी, क्योंकि जो है वहाँ पे काम जो ज़्यादा मिल रहा था, उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही थी, अच्छे हाउस मिल रहे थे वहाँ रहने के लिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ यूरोप में, स्पेशली सेंट्रल यूरोप में ये शुरू हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन। फैक्ट्री बनने लगी, कंट्री डेवलप होने लगी और जो है अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स एंड जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वो वहाँ पर टाउन सिटीज़ में ही थी। और फिर उससे जो है उभर के वर्किंग क्लास आई। वर्किंग क्लास के लिए वहाँ पर बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पर उनकी वर्किंग की क्लास की नीड्स थी, ज़रूरत थी वहाँ पर। तो ऑफकोर्स वर्किंग क्लास जो है वहाँ पर आई, ये विलेजेस से वहाँ पर टाउन सिटीज़ में आई, और इन्हें ही वर्किंग क्लास को हम जो है मिडिल क्लास भी कहते हैं। तो यही जो है वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास एक ही बात है, कुछ भी कह लीजिए आप। तो आप देखते हैं कि ये मिडिल क्लास के लोग जो थे वो जो है ऐसे जो थर्ड सोसाइटी जो थी मिडिल क्लास में हो, तो ये जो है लॉयर्स थे, कुछ डॉक्टर्स थे, एजुकेटेड थे। ये बहुत ही लिबरल सोसाइटी थी, जो है ना कह सकते हैं उभर के जो आई थी मिडिल क्लास, बहुत ही एजुकेटेड थी, टैलेंट थी, स्किल्सफुल थी। तो जो देखते हैं कि अब इन पर नॉलेज थी, अब ये समझ गए थे कि जो एरिस्टोक्रेसी है वो जो है गैर कानूनी है, जो है वो उसके अपने एंसेस्टर की जो है प्रॉपर्टी जो है उसकी पावर जो है वो उसका इस्तेमाल कर रही है, उसके पास लैंड है, उसके पास जो है बहुत ही पावर है। तो अब ये समझ गई थी कि इन पे जो है ये एरिस्टोक्रेसी की पावर जो है ख़त्म करनी होंगी, ये मिडिल क्लास की ये डिमांड थी। तो इन्हें दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो इन्हें जो है मिडिल क्लास ने जो है स्पेशली जो है एरिस्टोक्रेसी की जो प्रिविलेज थे, एडवांटेजेस थी, उन्हें जो है अपोज करा। उन्होंने कह दिया कि अब हम जो है एरिस्टोक्रेसी को जो है ज़्यादा पावर रूल्स नहीं करने देंगे, ज़्यादा उसको हक नहीं चलाने देंगे अपने ऊपर।
हमें जो है उसको रोकना पड़ेगा। उसकी जो प्रिविलेज जो एडवांटेजेस हैं, सुविधाएं जो हैं, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी पावर जो है, उसे कम करनी पड़ेंगी। तो मिडिल क्लास ऐसी ने डिमांड करी। तो यही यहाँ पे एंड करते हैं अब इसका। तो